हमले के बाद से अलग अलग नाम का इस्तेमाल कर रहा था आरोपी। विजय दास, बिजॉय दास, मोहम्मद इलियास नाम का भी इस्तेमाल किया है इस शख्स ने। मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले के बाद से अलग अलग नाम का इस्तेमाल कर रहा है और कर रहा था आरोपी, और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में है सैफ का हमलावर, और इस शख्स ने अपना नाम विजय दास बताया है। हालांकि आरोपी को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ये जानकारी मिल रही है 16 जनवरी को हमला हुआ सैफ अली खान पर रात में 1:30 बजे के आसपास, और उसके बाद ये हमलावर वहां से भागने में सफल हो गया। आरोपी के पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि यही वो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। इसने ये बात कबूली है कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। और पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पंकज, विजय, बिजॉय, मोहम्मद इलियास, क्या नाम है इस शख्स का? इसकी पुष्टि कैसे हो पा रही है कि आखिर ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या और ये कहां का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से ये शख्स, ये हमलावर जिस तरह से लगातार ये लोकेशंस बदल रहा था, जिस तरह से हर सीसीटीवी कैमरा में ये अलग कपड़े में दिखाई देता था, उसी तरह से इसके नाम भी कई सामने आ रहे हैं। मोहम्मद अलायन, इसने एक नाम जो है वो पुलिस को बताया था। उसके बाद विजय दास जो है वो एक दूसरा नाम जो है वो पता चल पाया है। अगर ये नाम एक ही धर्म का होता तो शायद पुलिस ये मानकर चलती कि शायद दोनों नाम इसके होंगे, लेकिन एक नाम जो है वो मुस्लिम धर्म से है, दूसरा नाम जो है वो हिंदू धर्म से है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि ये जो आरोपी है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानकारी ये भी आई है कि ये वेस्ट बंगाल से है, तो पुलिस अब ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो कितना सही है। क्या आरोपी जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे मुंबई में रह रहा था? क्या ये हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक है, या फिर ये जो है वो बांग्लादेश का नागरिक है? ऐसे तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए अब पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अब यही है कि जो मुख्य हमलावर है वो अब पुलिस के गिरफ्त में है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के साथ ही इससे जब पूछताछ की तो इसने इस बात को कबूल कर लिया है कि इसने ही सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला किया था। और आपको बता दें कि आरोपी लगातार जिस तरह से साजिश कर रहा था, जिस तरह से पुलिस को चकमा देने के लिए ये तरह तरह के पैतरे आजमा रहा था, उससे अब ये साफ होता है कि आरोपी बहुत ही चालाक है और बहुत ही कह सकते हैं कि साजिश के तहत बहुत सारी प्लानिंग के साथ जो है वो आरोपी सैफ अली खान के घर में प्रवेश किया था। लेकिन अब इस प्लानिंग का हिस्सा और भी कोई था, या फिर आरोपी खुद ये प्लानिंग कर रहा था? अगर आरोपी खुद भी ये प्लानिंग कर रहा था तो उसे कैसे जानकारी थी कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, बहुत सारे घर हैं? सैफ अली खान के घर को ही उसने क्यों चुना, वो भी टॉप फ्लोर पर जाकर? वो चाहता तो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर कहीं और जाकर भी वो इस वारदात को अंजाम दे सकता था, वहाँ पर भी जाकर वो चोरी कर सकता था। लेकिन सबसे आखिरी पड़ाव में, सबसे आखिरी फ्लैट, सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर आखिर ये क्यों चोरी करना चाहता था? अगर वो चोरी करने के इरादे से गया था तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस आरोपी की मदद कौन कर रहा था, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक बिल्कुल नहीं लगता कि बिना कोई इंटरनल सपोर्ट के ये आरोपी इतना सब कुछ अकेले अपने दम पे कर रहा था। क्योंकि इस तरह की चोरी को, इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले से रेकी करें, आप जानने की कोशिश करें कि इस बिल्डिंग में मैं कहाँ से घुस सकता हूँ, क्योंकि ना तो वो एंट्री वाले कैमरे में दिखाई दे रहा है, ना तो वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी साजिश, बहुत सारी प्लानिंग के साथ जो है ये आरोपी जो है वो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। और पुलिस को शक है कि कोई घर का ही जो सदस्य है वो इसके साथ शामिल है। तो अब वो भी खुलासा होगा कि आखिर इसकी मदद कौन कर रहा था। बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था, या फिर बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो रिनोवेशन का काम चल रहा था, वहाँ से कोई आरोपी की मदद कर रहा था। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए अब पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी
बिल्कुल। और देखिए मेरे ख्याल से 7:30 जो है वक्त हो चला है और लगभग 1.5 घंटे के बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट है, क्या तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं? देखिए, इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी करीब कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो इस मामले में लगे थे, जिसमें बहुत सारे पुलिस के बड़े अधिकारी थे। तो पुलिस के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि सिरदर्द था जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। कोई अधिकारी मुझे लगता नहीं कि इस दौरान सोया होगा। तो यही वजह है कि पुलिस ने जब आरोपी को अपने गिरफ्त में ले लिया है, पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है, तो पुलिस इतने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आमतौर पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने सुबह नहीं होती है। 9 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि मीडिया भी इस केस के लिए सवेरे ही एक्टिव हो जाता है। करीब 5-6 बजे से मीडिया जो है वो इस केस को फॉलो करने लगता है। तो आमतौर पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय वो रखती है जब ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया आ सके। तो यहाँ पर पुलिस को यकीन है कि अगर वो 9 बजे ठीक है पंकज, आते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ केस में गिरफ्तार आरोपी को खार थाने लाया गया। ये बड़ी खबर, खार थाने में आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर खार थाने में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रही है इस मामले को लेकर, इस जानकारी को लेकर? खार थाने में आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो जोन आता है जहां पर बांद्रा पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन, ये सब जो है वो डीसीपी 9 के जोन में आता है। तो डीसीपी 9 चाहे तो कहीं पर भी आरोपी को लेकर आ सकती है, कहीं पर भी आरोपी से पूछताछ की जा सकती है। तो अगर वो खार पुलिस स्टेशन में लाया गया है तो वो उसी जोन के अंतर्गत आता है। और क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारा मीडिया का जमावड़ा था, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। कल पूरे दिन वहाँ पर ट्रैफिक जैम था और बहुत सारे वीवीआईपी को उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो शायद हो सकता है कि पुलिस ने ये फैसला लिया हो कि मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर वहाँ पर शायद स्पेस ज़्यादा है, शायद उस वजह से भी पुलिस ने जो है उसे पूछताछ के लिए खार पुलिस स्टेशन लेकर गई होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है वो 9 बजे का रखा गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डीसीपी 9 के दफ्तर में होगा, जो कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। तो भले ही आरोपी को खार पुलिस स्टेशन में रखा गया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा वो बांद्रा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग है, जो डीसीपी जोन 9 का ऑफिस है, वहाँ पर किया जाएगा। और वहाँ पर मुझे हमें लगता है कि बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे डीसीपी जोन 9 के अलावा। हो सकता है कि मुंबई पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले में लगातार नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि गृह मंत्रालय सीधे तमाम जानकारियों पर जो है वो बारीकी से नज़र बना कर रखा हुआ था। खुद महाराष्ट्र के सीएम, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए थे। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है और ये जो अब ब्रेक थ्रू हुआ है, जो केस अब क्रैक हुआ है, तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत है पुलिस के लिए। तो पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता कि डीसीपी रैंक के अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि जो बड़े अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, वो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो, जो मीडिया के सभी सवालों का जवाब जो है वो ठीक से दे पाए कि किस तरह से आरोपी को ट्रैक किया गया। क्योंकि अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि आरोपी जब वहाँ से फरार हो रहा था तो पुलिस ने, ना तो पुलिस के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, ना उसे पुलिस को आरोपी का नाम पता था, तो कैसे उसे ट्रेस किया जा रहा था? क्या उसके कॉन्टैक्ट नंबर को पुलिस जो है वो ट्रैक कर चुकी थी? क्या नंबर के जरिए ही उसको फॉलो किया जा रहा था? क्या बार बार वो सिम चेंज करने की कोशिश भी कर रहा था? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए पुलिस ने आरोपी से पूरी रात पूछताछ की है। और अब जब 9 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मीडिया को मिल जाएंगे। और 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पूरा दिन जो अलग अलग सोर्सेस के हवाले से जो खबरें चलती हैं, जिसमें बहुत सारे स्पेकुलेशन भी होते हैं, बहुत सारी गलत जानकारियां भी होती है। तो अब कम से कम जब आरोपी गिरफ्त में है तो पुलिस नहीं चाहती है कि कोई स्पेकुलेशन, कोई गलत जानकारी जो है वो बाहर आए। इसलिए ऑफिशियल जानकारी देने के लिए पुलिस जो है वो दिन को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ताकि पुलिस का जो एक हेडेक होता है कि मीडिया को ब्रीफ करना है, बार बार मीडिया के जो कॉल्स पुलिस को जाते हैं,
वो सारी चीज़ें बंद हो जाए और पुलिस फिर पूरी तरह से इस आरोपी के साथ पूछताछ और आगे की जांच में ध्यान दे सके। जी पंकज, आरोपी के पास से क्या मोबाइल फोन, कोई सिम कार्ड, ऐसी कोई चीज बरामद हुई जिससे ये मालूम पड़ सके कि आखिर वो शख्स किन किन लोगों के संपर्क में था? और देखिए, कहा जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को मोबाइल उसका जो मोबाइल नंबर था वो डम डेटा से पुलिस के पास आया था और वहाँ से ही उसकी ट्रैकिंग शुरू हुई थी, वहीं से उसे ट्रेस किया जा रहा था। तो अब जब पुलिस ने आरोपी को अपने गिरफ्त में ले लिया है तो आरोपी के पास मोबाइल फ़ोन था नहीं था, ये अभी तक पुलिस की तरफ से हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये ज़रूर पता चल पाया है कि उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अब पुलिस ये वेरीफाई कर रही है कि इसके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं, गलत हैं, क्या जानबूझ के एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने के लिए उस डॉक्यूमेंट को वो उसने अपने पास रखा हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए आरोपी से पूछताछ होगी। कहाँ पर वो जा रहा था, कैसे वो कपड़े बदल रहा था, मुंबई में उसका जो लोकेशन है वो क्या है, किसके साथ वो रहता है मुंबई में, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब शायद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा करीब 9 बजे तब शायद पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कोई डिजिटल एविडेंस भी पुलिस के पास है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ देर की बात है, शायद अब करीब 90 मिनट बचे हुए हैं पुलिस प्रेस ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।